मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित हुआ। इससे पूर्व में अजमेर ने भी मेरे को सम्मानित किया। मैं कई जगह से सम्मानित हो चुका हूँ। मैं कई बार किसानवाणी में चित्तौड़गढ़ भी जा चुका हूँ, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ में भी मैं अपने प्रोग्राम दे चुका हूँ। मैं कई जगह जा चुका हूँ। और आप मुर्गी पालन का काम भी करते हैं? हाँ सर, मैं 2020 से मुर्गी पालन का भी काम करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है नाथूलाल। आप देखना शुरू कर चुके हो टुडे न्यूज़ टीएस पे। हमारे पॉडकास्ट के आज खास मेहमान है एक ऑटो चालक व्यक्ति कैसे बने प्रगतिशील किसान, जो इनका नाम है संतोष जी आर्य और ये जवाहरनगर 3 के रहने वाले। इनकी पूरी जीवन कहानी आपके सामने लाएंगे और आप बने रहे वीडियो के अंदर। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है संतोष जी। सबसे पहले आपके टुडे न्यूज़ टीएसपी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो मीडिया कवरेज के लिए आप यहाँ तक पहुँचे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम संतोष कुमार मीणा, मैं गांव जवाहरनगर 3 बलुआ का रहने वाला हूं। मैं एक प्रगतिशील किसान हूं। पहले एक ऑटो चालक हुआ करता था और ऑटो चालक से मैं एक खेती किसानी में आया। मैं जैसे ही खेती किसानी में एक मेरे गांव के ही किसानों को मैं, जैसे कि प्रतापगढ़ ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ किसानों को ले जाता था। वो भाड़े के तौर पर मेरे को ले जाते थे, तो सब किसान वहाँ बैठते थे। तो किसानों के पिछली लाइन में मैं भी बैठता था। तो कोई किसानों से संबंधित ऐसे कोई सवाल जवाब होते थे तो उसमें सर पूछते थे, तो उसमें मैं भी कभी कभी दे दिया करता था। तो सर ने मेरी ऐसी खेती किसानी में रुचि और प्रतिभा को देखते हुए उन्होंने कहा कि सर, आप एक पॉली हाउस या शेडनेट हाउस क्यों नहीं लगाते हैं। तो उस समय अपने प्रतापगढ़ ज़िले में पॉली हाउस की योजना नहीं थी और पहली बार मेरे को 2015-16 में कृषि विज्ञान केंद्र प्रतापगढ़ डॉक्टर योगेश कनौजिया जी और डॉक्टर रमेश चंद्र डामोर ने शेडनेट हाउस दिलाया। तो उस शेडनेट हाउस मैंने 2015-16 में लगाया। प्रथम बार में मैंने लगाने के बाद उसमें खीरा उगाई। खीरा उगाने के बाद उसमें पहली बार में मैंने 5 टन माल लिया। 5 टन माल लेने के बाद फिर मैंने धीरे धीरे खेती को और आगे बढ़ावा दिया। पहली बार जब मैंने शेडनेट हाउस लगाया था तो मेरे पिताजी ने भी मेरे को डांटा था। अच्छा, आपके पिताजी ने भी डांटा था? तो मतलब आपके घर से भी सपोर्ट नहीं था? हाँ, मेरे घर से भी सपोर्ट नहीं था, बाहर से भी सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मैंने एक ऑटो चला कर जो मैंने धनराशि इकट्ठी की थी उससे मैंने एक शेडनेट हाउस में लगा दी थी। तो ये आप ऑटो चलाते थे, ये दिमाग कैसे आया मेरे को ये काम कर रहा है? तो मैं यहाँ से किसानों को ले जाता था, तो जो वहाँ खेती किसानी की बात होती थी, किसानों की मीटिंग में मैं भी बैठता था। तो कोई ऐसे सवाल जवाब होते थे तो उनका उत्तर मैं भी दे दिया करता था। तो धीरे धीरे जो दूसरे किसान थे उन्हीं की तरह मेरी भी मतलब खेती किसानी में रुचि बढ़ी। तो फिर रुचि बढ़ने के साथ शेडनेट हाउस आए थे उस समय प्रतापगढ़ ज़िले में। तो उसमें मेरा नाम भी चयनित हुआ था। तो मैंने 500 स्क्वायर मीटर का लगाया था। तो वो लगाते वक्त पिताजी ने मेरे को डांटा था कि भाई ये ज़मीन तू क्यों बिगाड़ रहा है, इसमें थोड़े गेहूँ पकते। तो मैंने कहा ठीक है, कोई नवाचारी काम कर ही रहे हैं तो अब कुछ गांव के लोगों के भी, जैसे कि दूसरे गांवों के लोगों की जैसे प्रतिक्रिया होती थी, ये तो पागल हो गया, ये क्या लगा रहा है, टेंट लगा रहा है, नहीं ये क्या ज़मीन बिगाड़ रहा है। लोग हंसते थे। आज वही लोग मेरे वहाँ विजिट करने आते हैं, देखते हैं और कहते हैं यार तू तो बहुत अच्छा कमा रहा है। अच्छा कमा रहा। मैंने टेक्नोलॉजी अपनाई, परंपरागत खेती के साथ साथ मैंने व्यावसायिक खेती को अपनाया। तो जैसे आप एक प्रगतिशील किसान हैं, तो आपका एक ये प्रश्न बनता है, जो अपन खेती कर रहे हैं उस खेती को पहले समझ के फिर करना चाहिए, वो उपजाऊ उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो किसानों के लिए इसके बारे में क्या संदेश देना चाहोगे? हाँ, सबसे पहले मैं किसानों को ये संदेश देना चाहूँगा कि भाई हमें पहले मिट्टी जांच करवानी चाहिए। मेरे खेत में क्या कमी है, मेरा खेत क्या मांग रहा है। अपने को भूख लगती है तो उसमें सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी में जैसे कि नमक, मिर्च, हल्दी सारे मसाले डालते हैं। तो खेत में भी जैसे कि 18 पोषक तत्व होते हैं, तो वो खेत को भी पूरा मसाला उसको पोषक तत्व चाहिए। तो अपन बिना अगर नमक के अगर सब्जी खा लेते हैं तो अपन ऊपर से डाल के भी खा लेते हैं, लेकिन खेत में ऐसा नहीं होता है। उसको पोषक तत्व की जब ज़रूरत होती है तो अपन उसको ऊपर से नहीं दे पाते हैं। तो अपने को खेत की मिट्टी की जांच करवानी चाहिए। मिट्टी जांच में फिर अपने जो पोषक तत्व की कमी है उनकी पूर्ति करनी चाहिए। तो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने को देसी खाद से भरपूर रखना चाहिए, ताकि उससे क्या है कि अपने पोषक तत्व की कमी नहीं होती और अधिक उत्पादन बना रहता है।
तो सर जैसे अब आज के किसान हैं जो खेती कर रहे हैं, जो उन्हीं किसान के लड़के हैं वो आज खेती से दूर भागते जा रहे हैं और 10-15 हज़ार की कई नौकरी करने के लिए तैयार है, लेकिन खेती करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए सर, ये खेती को झंझट नहीं मानना चाहिए। आज के युवा खेती को झंझट मानना, मतलब सारा रेडीमेड चाहिए। तो रेडीमेड तो नहीं, खेती में अगर हम व्यवसाय के तौर से देखें तो खेती में बहुत ही मुनाफा है। आप सोच भी नहीं सकते, 1-2 हज़ार स्क्वायर मीटर पॉली हाउस में 25 टन खीरा अगर निकाल सकता है किसान, तो 25 टन गेहूँ नहीं बेच सकता है। अगर इसको व्यवसाय के तौर से देखेगा कोई भी युवा किसान, तो उससे क्या है कि आमदनी में भी बढ़ोतरी होगी। इसमें जागरूकता की कमी है। और खेती में कुछ लोग झंझट मानते हैं, उसको झंझट नहीं है। खेती को खेती माने। और एक आप मान ही सकते हैं, आप खेत में अपन एक डालने से हज़ारों दाने पैदा होते हैं। तो अपना खेत से बढ़कर कोई फैक्ट्री नहीं है। मेरा ये मानना है कि इस दुनिया में आज दिन तक ऐसी कोई फैक्ट्री बनी नहीं मेरे खेत के अलावा कि आज एक दाने से हज़ारों दाने पैदा कर सके। तो ऐसी अनोखी फैक्ट्री हर किसी के पास नहीं होती है। तो किसान को समझना चाहिए, युवाओं को भी समझना चाहिए, खेती को व्यवसाय का एक जरिया अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप भी किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो किसानों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे जो ज़मीन को लेकर आज जो उपजाऊ, आपने जैसे बताया अपन 1 किलो गेहूँ बोएंगे उसके अपन 100 किलो उपजाऊ में मिलेगा अपन को। तो ऐसे में फिर किसान क्यों ठगा हुआ महसूस भी मैं कर्ज में हूँ? कर्ज में होने का कारण, मुख्य कारण यही होता है कि किसान, जैसे कि आप जान सकते हैं कि एक तो खुद की रेट तय नहीं कर पाता है। बीच में बिचौलिया मंडी में जाता है, तो मंडी में एक तो माल अधिक आ जाता है। तो अधिक माल में उसमें क्या है कि उसमें रेट तय करने में परेशानी आती है। अब कोई अगर जैविक किसान है, उसको सही रेट नहीं मिलती है, तो उसका कारण ये रहता है जैविक और केमिकल वाले दोनों मिक्स हो गई, तो उसको कोई पूछता ही नहीं है। तो अगर सरकार जैविक का भाव अलग, जो देसी अपन उगाता है उसका भाव अलग, और ये रसायन से जो उत्पादन उसका भाव अलग कर दे, तो किसान इसमें और बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छा, तो सर आप कहाँ पे सम्मानित हुए थे? मैं सम्मानित कृषि महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी उदयपुर से भी सम्मानित हुआ। मैं जिला स्तरीय आत्मा योजना के तहत 2021-22 में 25,000 रुपये मैंने सरकार ने मेरे को इनाम दिया था नवाचारी खेती के तौर पर। तो 25,000 मैंने 21-22 में भी वहाँ भी सम्मान किया था पूर्व कलेक्टर साहब ने। और इसके बाद में अभी बांसवाड़ा में प्रोग्राम हुआ जनजाति गौरव दिवस पर भी मैं मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित हुआ। इससे पूर्व में अजमेर में कैलाश चौधरी कृषि राज्य मंत्री थे, उनके हाथों भी सम्मानित हो चुका हूँ। हमारे जनजाति मंत्री बांसवाड़ा में अर्जुन लाल जी बामणिया, उन्होंने भी मेरे को सम्मानित किया। मैं कई जगह से सम्मानित हो चुका हूँ। मैं कई बार किसान वाणी में चित्तौड़गढ़ भी जा चुका हूँ, आकाशवाणी चित्तौड़गढ़ में भी मैं अपने प्रोग्राम दे चुका हूँ। मैं कई जगह जा चुका हूँ। और अभी थोड़े दिन पहले मैं भोपाल संचार एवं पत्रकारिता यूनिवर्सिटी में भी जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर मेरे को सम्मान मिला था। तो सम्मानित तो मैं कई जगह से हो चुका हूँ, लेकिन मेरे लिए वो सब कुछ नहीं है। मेरे लिए ये सब कुछ है कि किसान को उसका रेट मिलना चाहिए। किसान अधिक से अधिक कैसे पैसा कमाए, उसकी आर्थिक स्थिति में कैसे सुधार हो। मैं यही चाहता हूँ कि भाई किसान भाई अच्छी उपज ले और अच्छा पैसा कमाए। लेकिन हमें इस लाइन पे आने के लिए एक तो जो रासायनिक खेती है उसको छोड़कर प्राकृतिक, देसी, जैविक या परंपरागत खेती पर वापस आएंगे तो ही हमारे उद्धार होगा। तो सर हमने एक वीडियो भी देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, आप मुर्गी पालन का काम भी करते हैं? हाँ सर, मैं 2020 से मुर्गी पालन का भी काम करता हूँ। मैंने सबसे पहले कृषि विज्ञान केंद्र प्रतापगढ़ के डॉक्टर योगेश कनौज जी और रमेश चंद्र डामोर जी ने मेरे को 20 मुर्गियाँ उपलब्ध करवाई थी कि आप ये खेती तो कर ही रहो, तो उसके साथ साथ मुर्गी पालन भी करो। तो 20 मुर्गियों के साथ साथ मैंने अभी आज मेरे पास 200-300 मुर्गियाँ है। कड़कनाथ भी है और प्रतापधन भी है। तो उसमें मतलब मुर्गियों के नाम है? हाँ, कड़कनाथ एक जौबा की वैरायटी वो भी है मेरे पास, और एक प्रतापधन जो महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी उदयपुर की नस्लें तैयार की हुई है
वो भी बहुत अच्छा है, अच्छी नस्ल है। मतलब एक साल में 160 से 180 अंडे दे देती है। और एक साल में 160 से 180 अंडे दे देती है। बहुत ही अच्छी नस्ल है, मतलब किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा वाली है। तो वो अंडा मेरे 20 से 30 रुपये में प्रति नंग बिक जाता है। तो मेरे को मुर्गी से अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। और इसके साथ साथ मैं फूलों की खेती करता हूँ, गेंदा है, गेंदे की खेती करता हूँ। और इसके साथ साथ मेरे फार्म पॉन्ड खुदवार का है, जो राजस्थान प्रतिस्पर्धा कृषि योजना में मैंने एक फार्म पॉन्ड लिया था, तो उसमें मैंने मछली पालन किया। मछली पालन से मैंने उदयपुर से मत्स्य विभाग से बीज लिया था, तो 10,000 का सीड डाला था। लगभग मैंने उसमें 1.5 लाख की शुद्ध मुनाफा कमाया था मैंने। तो अभी मछली पालन में भी बहुत अच्छा है। तो मैंने सब्जी के साथ मुर्गी पालन के साथ मछली पालन, और बकरियाँ तो है ही है, मेरे घर में बकरी पालन भी है छोटे मोटे। तो उसमें मतलब इस तरीके से मैंने अच्छी आमदनी स्टार्ट की। तो सर जैसे अभी राजस्थान सरकार की योजनाओं से वो किसान जो सेलेक्ट आपने पहले बताया प्रतापगढ़ से आपका और एक और आपका कोई साथी है उनका सेलेक्ट हुआ है, तो आपको कहाँ पे सम्मानित किया जाएगा? हाँ, ये जो अभी वर्तमान सरकार जो सीएम श्रीमान भजनलाल जी शर्मा साहब ने जो वादा किया था, हम जो विदेश में 100 किसानों को ले जाएंगे, तो उसमें से प्रतापगढ़ ज़िले से हमारे 2 किसानों का चयन हुआ। एक कोई पाटीदार जी है, मेरे को उनका अच्छे से नाम याद नहीं है, शंभूलाल जी पाटीदार ऐसा कुछ है, और एक मैं स्वयं। तो हम दूसरे विदेशों में जाएंगे, जैसे कि डेनमार्क है, नीदरलैंड है, ऐसी जगह हम किसानों की ये डेयरी से संबंधित, खेती से टेक्नोलॉजी वहाँ सीख कर नहीं आएंगे, तो और नया और कुछ करेंगे। तो उसमें मेरा भी चयन हुआ है। तो मैं इस सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि वास्तविक आपने किसानों को ही चुना। तो सर जैसे आप इतने बड़े बड़े स्टेटों पे जाके सम्मानित हुए हो, जैसे आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, इससे पहले कितने चैनल पे आप इंटरव्यू दे चुके हो? इससे पहले मैं कई ज़्यादा चैनलों पे मैंने इंटरव्यू नहीं दिया। मैंने तो आकाशवाणी केंद्र चित्तौड़गढ़ पर 3-4 बार मैं वहाँ प्रोग्राम में जा चुका हूँ, किसानवाणी प्रोग्राम में। इसके बाद शायद इंटरव्यू नहीं दिया है। कहीं राजस्थान पत्रिका में ऐसे, दैनिक भास्कर में ऐसे कहीं अगर लेख छपे होंगे। दैनिक भास्कर में तो नहीं, राजस्थान पत्रिका में मेरा लेख छपा था 2020 में। इसके बाद हल्दर टाइम्स में मैं एक लेख छपा था, ऐसी जगह में इंटरव्यू दिया है। तो ये आपने किसानों के लिए कब से काम शुरू किया था? किसानों के लिए तो नहीं, मैंने अपने के लिए, मैं पहले खुद किसान मिला। पहले मतलब मैंने खुद खेती किसानी शुरू की, फिर मेरे से किसान मोटिवेट हुए, तो सब किसान पूछने आए ये कहाँ से करता है, कैसे करते हैं। लोग तो पहले मेरे को बेवकूफ़ समझते थे कि ये क्या कर रहा है। आज मेरे पास वही किसान, कई सारे किसान मेरे से आज जानकारी लेने आते हैं कि आप ये किस तरीके से खेती करते हैं। तो मैं उनको अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में, नए नए पौध के बारे में, नर्सरी के बारे में और उसके उत्पादन के बारे में, ये नहीं ये इस तरीके से कई प्रकार के मैं उनको अपनी जो मेरे से जानकारी होती है वो पूरी देता हूँ मैं। और सर लास्ट सवाल है, जो आज के किसान हैं और जो पहले के किसान थे, उन किसानों में क्या परिवर्तन है? देखो सर, परिवर्तन तो काफ़ी है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे बाप दादा थे, वो परंपरागत जो खेती करते थे वो मतलब आधुनिक तरीके से नहीं होती थी, एक बैलों से करते थे। तो हमने वही टेक्निक, तो वही हमने उसी पद्धति को अपनाते हुए हमने उसमें जैसे कि फव्वारा इरिगेशन डाल दिया। ज़मीन तो वही है, खेत वही है, लेकिन हमने उसमें टेक्नोलॉजी डाल दी, बूंद बूंद डाल दिया, रेन गन डाल दी। तो इस तरीके से टपक प्रणाली डाल दी। टपक प्रणाली से हमारा खाद, बीज, फर्टिलाइज़र सारा वो एक ही बार में वेंचुरी से डालते हैं, तो सारा सभी पौधों को एक साथ पहुंच जाता है। आज स्प्रे मशीनें आ गई, ड्रोन आ गया, जैसे कि दवाई छिड़कने के लिए। आज के ज़माने में कई सारी एग्रीकल्चर में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उस ज़माने में नहीं थी, तो अभी काफ़ी परिवर्तन आया है। तो सर जैसे जो बीज है वो बाज़ार से जा रहा, मार्केट से, और जो दवाई है वो भी मार्केट से जा रही है, और उसके बाद पकने के बाद भाव भी मंडी तय कर रहा है, तो किसान क्या का? सबसे बड़ी समस्या हमारी भाव तय करने वाली। अब जिस चीज़ का अधिक उत्पादन होगा हमें उसमें मार्जिन मिलेगा ही नहीं, तो किसान उसमें घाटा ही खाएगा। मंडी में जाएगा, अधिक प्याज पक गए,
तो उसको कोई देखने वाला नहीं है। आप देख लो, अधिक लहसुन पक गया तो भी कोई देखने वाला नहीं, जिस साल कम पकेगा उसकी रेटें बढ़ जाएगी। तो हमें इस तरीके से एक सीज़न पकड़ना होता है कि शादियाँ किस समय में है और धार्मिक त्यौहार किस समय में शुरुआत हो रहे, तो उसके अवेलेबल हमें को क्रॉप लगानी चाहिए। जैसे कि अभी थोड़े दिनों बाद आप जैसे कि अपने धार्मिक त्यौहार शुरू हो जाएंगे, गणपति है, नवरात्रि है, तो अभी गेंदा लगा देंगे तो उसमें 100 से 50 रुपये किलो किसान, या अगर 1 बीघों में लेगा तो 20 टन भी अगर माल ले लेता है तो भी अच्छी मुनाफा, 100 रुपये क्विंटल, अगर 20 रुपये भी जाएगा तो भी उसको ऊपर नहीं है और वो अच्छा सा पैसा कमा लेगा। जो अभी सोयाबीन में उसका 2 या 3 क्विंटल ही बैठेगा। तो इस तरीके से हमारे को क्या है कि ये एक समय पकड़ना पड़ता है। तो अब शादियों के सीज़न में देख लो, आप गेंदा लगा दो, गेंदा लगाने के बाद उसमें खीरा भी लगा दो। अब आप खीरा है, टमाटर है, इस तरीके से लगा दो। शादियों की सीज़न है तो उसमें अपना माल धड़ल्ले से जाएगा, आपको कहीं बैठना नहीं पड़ेगा, सीधा एकदम से खाली हो जाएगा, किसान को 2 पैसा ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से हमारे को एक समय चक्र अपनाना होता है, अगेती खेती। तो ये अगर किसान जागरूक हो जाए तो उससे भी काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। तो सर, आप ऑटो चलाते थे तो आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया? आपको किसी ने बताया कि ये आइडिया मैं अपने कृषि विज्ञान केंद्र के जो हमारे वैज्ञानिक है, कृषि विभाग के जो अधिकारी है, उनसे मैं पूछता हूँ कि सर मैं ये खेती करना चाहता हूँ, मेरे को अधिक मुनाफा हो, इस तरीके की बताओ। तो वो मेरे को बताते हैं कि आप इस तरीके से खेती करो, अगेती खेती करो। अपने कृषि विज्ञान केंद्र है, डॉक्टर योगेश कनेजिया जी है, डॉक्टर रमेश चंद्र डामोर जी है, ये लोग जैसे कि समय पर बता देते हैं कि अभी इस सीज़न में ये लगा दो, इस सीज़न में ये लगा दो। तो अपन कृषि वैज्ञानिकों और कृषि अधिकारियों का भी अगर मार्गदर्शन ले तो उससे भी अपन काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं। तो लास्ट सवाल है, अपने किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे, एक आप प्रगतिशील किसान के नाते? मैं प्रगतिशील किसान हूँ, मुझे नहीं पता था साहब मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। मैं भी एक, आप जानते हो ड्राइवर लोग कितना आलसी होते हैं, वो एक यहाँ से उतर के पानी पीने में भी बहुत आलसी होते हैं। तो आलसी मतलब मैं वो पूरे ड्राइवर को नहीं कह रहा हूँ, कोई बुरा नहीं माने, लेकिन मतलब एक मेरी बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर धीरे मेरे को खेती में पैसा आने लगा डेली। आप जानते हो मैं यहाँ से जवाहरनगर जाता था तो समस्या ये रहती थी, दिन भर ऑटो से कमाता, शाम कर भाई पुलिस विभाग की गाड़ी खड़ी रह जाती, कहीं ऊपर से 1-2 सवारी एक्स्ट्रा होगी कि भाई ला, तो जो दिन भर कमाया 200, 300, 400 रुपया चालान कट जाता था। एक तो मैं उससे भी काफ़ी परेशान था। मैंने कहा ये साला खेती वाला ही ठीक है, इसे न चालान कटे न कुछ न कटे, 2 पैसा ज़्यादा भी आ रहा है। और ऑटो को मैंने फिर सब्जी मंडी में लाने के लिए उसको लगा दिया। तो इस तरीके से भी मेरा थोड़ा मन परिवर्तन हुआ। तो मैं युवा को कहना चाहूँगा, खेती को खेती माने, झंझट नहीं माने। खेती में बहुत अच्छे आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है आप खेती से पैसा नहीं कमाएंगे। खेती से आप गुजरात में देखिए, आप खेती से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, हर राज्य से लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन हमारे अंदर थोड़ी हमें टेक्नोलॉजी और जागरूकता लानी पड़ेगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बाकी तो ये 10,000 15,000 की नौकरी से हमारा कोई गुजारा नहीं होने वाला है। अगर हम अच्छा परिवार को चलाना चाहते हैं तो हमें व्यापक स्तर पर अच्छी टेक्नोलॉजी और मार्केट में डिमांड के अनुसार हमें खेती करनी चाहिए। तो अभी आपके साथ कितने किसान जुड़े हुए और कितने आपके साथ काम कर रहे हैं अभी सर काम करने की बात तो ठीक है, मैं एक नॉर्मली किसान हूँ, मेरे साथ अभी लगभग हज़ारों किसान जुड़े हुए होंगे। आज मैंने एक एपीओ भी बना रखा है, जो उससे मेरे एपीओ से भी काफ़ी किसान जुड़े हुए हैं, 300-400 किसान जुड़े हुए हैं। एपीओ किस नाम से? यह धरियावत एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के नाम से हमारा एपीओ किसान उत्पादन संगठन जो भारत सरकार ने दिया है। तो ये उसके वो जो दिया है उसके हिसाब से भी मेरे से काफ़ी किसान जुड़े हुए हैं। तो मैं किसानों को यूँ कहता हूँ कि आप समय के अनुसार खेती करो, जो मार्केट में क्या डिमांड है उसके हिसाब से खेती करो। मार्केट क्या मांग रहा है, हम जैसे कि गेहूं के टाइम में गेहूं तो खूब होता है, सब जानते हैं गेहूं खूब होता है, मक्का खूब होता है, सब लेकिन इसके अलावा हमारे और चीज़ों को कहाँ ज़रूरत है, उस हिसाब से भी हमें खेती करनी चाहिए ताकि हम अच्छा मुनाफा कमा सकें। आज आप देख लो, मैं फरवरी मार्च में मैं तरबूज लगा दूंगा तो मेरा अप्रैल में ही तरबूज आ जाएगा। अप्रैल में तरबूज आ जाएगा, वो 40 रुपये किलो जाएगा। अब अप्रैल के बाद जो आएगा 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये किलो जाएगा। तो हमें क्या अगेती खेती और एक समय चक्र अपनाएंगे तो हम उससे बेहतर पैसा कमा सकते हैं।
तो इन्होंने किसानों को लेकर अच्छा संदेश दिया, अपन को किस टाइम खेती करनी चाहिए इन्होंने बताया। और पूरा वीडियो देखा हो तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं हूं नाथूलाल और नए वीडियो और नई खबरों के साथ मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद।